हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। बिहार में 90 का वो दौर ऐसा था जब बाहुबलियों की तूती बोला करती थी। सरेआम हत्या, किडनैपिंग, लूट, रंगदारी, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग एक आम धंधा बन चुका था जो खूब फल फूल रहा था। जंगल राज की परिकल्पना उसी दौर की है जिसमें पप्पू यादव की क्राइम हिस्ट्री भी जुड़ती है। जी हाँ, हम उन्हीं विशालकाय काया वाले पप्पू यादव की बात कर रहे हैं जिन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग को 24 घंटे में खत्म करने की धमकी तक दे डाली। ये बात अलग है कि बाद में पप्पू यादव खुद गिड़गिड़ाने लगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। लेकिन 90 के दौर में इस तरह की धमकी देना और उस धमकी को हकीकत में बदल देना पप्पू यादव के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब पप्पू यादव अपनी छवि सुधारने में लगे हैं। इसीलिए तो कभी वो गरीबों को कपड़ा बांटते नजर आते हैं तो कभी मजलूमों के आंसू पोंछते दिखाई देते हैं। पर बिहारी बाबू हमेशा से ऐसे नहीं थे। 6 बार के सांसद और 4 बार के विधायक रह चुके पप्पू यादव भले ही अपने आपराधिक इतिहास से छुटकारा पाना चाहते हो, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि पप्पू यादव 17 साल जेल में गुजार चुके हैं। पप्पू यादव भले ही अपराध का रास्ता छोड़कर धर्म कर्म के काम में लग गए हों, लेकिन उनका इतिहास तो उन्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। साल 1998 बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर थी। पूर्णिया विधानसभा सीट से 4 बार के विधायक रह चुके वामपंथी नेता अजीत सरकार को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया था। उस दौर में बिहार की राजनीति बंदूक यानी कि बाहुबल और संदूक यानी कि धनबल के रास्ते चला करती थी। जिसके पास ये दोनों होते वही सांसद और विधायक बन पाते थे। इस बीच अजीत सरकार का उदय एक अनोखी घटना थी। यही वजह थी कि अजीत सरकार पूंजीवादियों और सामंतवादियों की आंखों में खटकने लगे थे। इस बीच 14 जून 1998 की तारीख आ गई। शाम का समय था जब पूर्णिया शहर के अंदर अपराधियों ने अजीत सरकार, उनके साथी असफुल्ला खान और ड्राइवर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि अजीत सरकार को 107 गोलियां मारी गई थी। इस निर्मम हत्याकांड में पप्पू यादव का नाम सामने आया। उस वक्त पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद थे। इस घटना ने उनकी सियासी पारी पर विराम लगा दिया और वो सलाखों के पीछे पहुंच गए। मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में केस चलता रहा। 2008 में पप्पू यादव पर हत्या का आरोप साबित हुआ तो उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। इसके साथ साथ राजन तिवारी और अनिल यादव को भी उम्र कैद हुई। वहीं सजा मिलते ही पप्पू यादव की सदस्यता चली गई और वो तिहाड़ जेलों में सालों साल बंद रहे। इस बीच फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में अपील भी करते रहे, जिसके बाद 2013 में जाकर कोर्ट ने उन्हें राहत दी। सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। जेल से लौटने के बाद पप्पू यादव अपनी छवि बनाने में लग गए और आज वो लोगों के मसीहा बनने में लगे हुए हैं। पप्पू यादव एक जमींदार परिवार से आते हैं। उनके पास जमीन और संपत्ति की कोई कमी नहीं है। कॉलेज के दिनों से ही उनकी पहचान दबंग व्यक्ति के रूप में बनने लगी थी। उनकी गुंडई के चर्चे सीमांचल के कई जिलों में थे। वो कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसे उसी तरह के लोग मिल जाते हैं। पप्पू यादव के साथ भी वैसा ही हुआ। उन्हें लालू प्रसाद यादव मिल गए। 1980 के दौर में लालू प्रसाद यादव अपना सियासी करियर चमकाने में लगे हुए थे। कॉलेज से निकलने के बाद पप्पू यादव का संपर्क लालू प्रसाद यादव से हुआ तो लालू को भी एक झटके में समझ आ गया कि पप्पू उनके काम की चीज है। धीरे धीरे पप्पू यादव की दबंगई लालू के काम आने भी लगी। आरोप है कि पप्पू यादव लालू के लिए बूथ कैप्चरिंग और मत पेटियों को चुराने का काम भी किया करते थे। एक दौर में पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव का सबसे खासम खास शागिर्द माना जाता था। अटकलें थी कि वो आरजेडी के उत्तराधिकारी न बन जाए। लालू यादव की पार्टी से वो 2 बार सांसद भी रहे। पप्पू यादव 1990 में पहली बार मधेपुरा की सिंहेश्वर सीट से निर्दलीय विधायक बने थे। विधायक बनने के बाद उनका लक्ष्य लोकसभा का था। यही कारण था कि उनकी दबंगई खत्म नहीं हुई और वो अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई करते रहे। उस वक्त आनंद मोहन सिंह उनके कट्टर विरोधियों में से एक हुआ करते थे। दोनों के बीच कई बार वर्चस्व की लड़ाइयां हुई जिसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। इस बीच 1 साल बाद यानी कि 1991 में पप्पू यादव का लोकसभा वाला लक्ष्य भी पूर्णिया सीट से पूरा हो गया, जिससे उनका सियासी कद और बढ़ गया। जिसके बाद पप्पू यादव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1996 में बिहार से बाहर की पार्टी सपा और साल 1999 में निर्दलीय चुनाव लड़कर पप्पू यादव लगातार तीसरी बार संसद पहुंचे। इसके बाद पप्पू यादव ने आरजेडी का दामन थामा और 2004 में मधेपुरा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। 2009 में कोर्ट ने जब पप्पू यादव को चुनाव लड़ने से रोक दिया तो उनकी मां शांति प्रिया ने निर्दलीय चुनाव लड़ा पर हार गई।
2014 के चुनाव में पप्पू यादव को फिर लालू प्रसाद यादव ने वापस पार्टी में बुला लिया और मधेपुरा से उम्मीदवार भी बना दिया। इस चुनाव में मोदी लहर के बावजूद पप्पू यादव ने जीत हासिल करके अपना अलग जलवा बिखेर दिया। लेकिन अगले ही साल यानी कि मई 2015 में आरजेडी ने पप्पू यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निकाल दिया। इसके बाद पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी बनाई, लेकिन 2019 के चुनाव में मधेपुरा से वो हार गए। हालांकि 2024 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उनकी जीत हुई। वैसे तो पप्पू यादव दबंगई के मामले में सब पर भारी पड़ते रहे हैं। उनका संसद वाला वीडियो उनकी हेकड़ी का सबसे ताजा तरीन उदाहरण है। आपसे ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूँ। For the time I am the for the time independent MP for the time. You not tell me what happened. So I tell me ये भगवान का नाम नहीं, ये मत बताइए, नहीं ये मत बताइए श्री। हालांकि पप्पू यादव की हेकड़ी उस दौर में रखी की रखी रह गई जब श्री प्रकाश शुक्ला ने उनकी बहन का हाथ पकड़ लिया और बोला कि जाओ अपने भाई को बता दो और कल उसे साथ लेकर आना, तब मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। बात 1998 की है, जब बिहार के कद्दावर नेता और लालू के बेहद करीबी मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या की सुपारी यूपी के मोस्ट वांटेड श्री प्रकाश शुक्ला को मिली। ब्रिज बिहारी पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती थे। उनकी हत्या के लिए श्री प्रकाश शुक्ला उस अस्पताल में फर्जी तौर पर एडमिट हुआ था। श्री प्रकाश शुक्ला अस्पताल में रोजाना ब्रिज बिहारी की रेकी करता। ठीक उसी समय पप्पू यादव की सगी डॉक्टर बहन वहां इंटर्नशिप भी कर रही थी। वो रोजाना ब्रिज बिहारी के रूटीन चेकअप को आया करती थी। इस बीच एक दिन श्री प्रकाश शुक्ला की नजर उस पर पड़ गई और उसने उसका हाथ तक पकड़ लिया। इस पर पप्पू यादव की बहन ने कहा, तुम जानते हो तुमने किसका हाथ पकड़ा है? मेरे भाई तक जब ये बात पहुंचेगी तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये कोई नहीं जानता। इस पर श्री प्रकाश शुक्ला ने भी ताव में आकर कहा, अपने भाई को बता देना और कल उसे अपने साथ लेकर आना, तब मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। जब ये बात पप्पू यादव तक पहुंची तो वो तिलमिला उठे। इस बीच 13 जून 1998 को श्री प्रकाश शुक्ला ने AK-47 से ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी और फरार हो गया। पहले बहन का हाथ पकड़ा और फिर मंत्री को भी मार डाला। ये जानकर पप्पू यादव और भी बौखला गए। जब यूपी एसटीएफ की टीम श्री प्रकाश शुक्ला को तलाशने पटना पहुंची तो पप्पू यादव यूपी एसटीएफ की टीम से मिले और वहीं जमीन पर बैठ गए और आंखों में अंगारे भरकर गुर्राते हुए बोले, कैसे भी करके श्री प्रकाश शुक्ला का काम तमाम कर दीजिए, क्योंकि उसने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है। हालांकि इस घटना से पप्पू यादव की लाचारी भी साफ झलकती हुई दिखाई दी। फिर 23 सितंबर 1998 को जब दिल्ली में श्री प्रकाश शुक्ला को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया तो सबसे ज्यादा खुशी पप्पू यादव को ही हुई होगी, क्योंकि बात उनके घर की इज्जत की थी। भले ही पप्पू यादव की पृष्ठभूमि आपराधिक रही है, लेकिन अब वो समाज सुधार के काम में लगे हुए हैं। लेकिन बीच बीच में उनकी पुरानी छवि लौट आती है। आप इसे कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।